पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपसे प्रीफिक्स और सफिक्स की बात की थी, थोड़ी बहुत हमने चीटिंग की थी नए नए वर्ड सीखने के लिए, लेकिन बहुत सारे वर्ड सीख के गए थे यहाँ से। और तब मैंने आपको बोला था कि अगली बार मिलके आपसे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करूंगी। अब ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस भी छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं ना, ये सब छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन इनके मतलब अलग अलग है। तो मतलब समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रेपोजिशंस होते क्या हैं ये भी बता देती हूँ। बेसिकली ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो चीज़ें कहाँ हैं या कब है या किस लिए है, शायद किसी और चीज़ के रिलेशन में, वो हमें समझा सके, ऐसे वर्ड्स हैं। तो कोई भी नाउन्स या प्रोनाउंस या वर्ब्स या एडजेक्टिव्स के साथ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि नाउन और प्रोनाउन के साथ अगर आप यूज़ करना चाहे तो उनके पहले डालने होते हैं, और वर्ब और एडजेक्टिव के साथ अगर यूज़ करना चाहे तो उनके बाद डालने होते हैं। सिर्फ ये रूल आपको याद रखना है। तो जो भी वर्ड प्रेपोजिशन के बाद आता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, आज अच्छे लग रहे हो, वैसे ही प्रेपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड होता है उसका स्पेलिंग अलग होता है, बोलते उसको भी कॉम्प्लीमेंट ही है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी प्रेपोजिशंस के बारे में सीखते हैं। लेकिन उससे पहले एक अच्छी वाली चीज़ बताती हूँ। इंग्लिश में 150 से भी ज़्यादा प्रेपोजिशंस है, 150 से भी ज़्यादा। पर ऊपर टॉप 3 में कौन है पता है? ऑफ, टू और इन। ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए इनका यूज़ तो हमको जल्दी से सीखना है। कुछ प्रेपोजिशंस मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, कुछ ढूंढने का काम आपका। तो कुछ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये सब कॉमन प्रेपोजिशंस है, ये सब मैं आपको पढ़ के तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अगर आप 1 मिनट स्क्रीन के ऊपर देख लें तो आप काफ़ी सारे प्रेपोजिशन सीख पाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे ये चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़े ओवरलैप करते हैं। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जो प्रेपोजिशन भी हो, कंजंक्शन भी हो, नाउन भी हो, वर्ब भी हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। तो अगर ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल डरिएगा मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। आपका काम वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना नहीं है, आपका काम है सही भाषा को यूज़ करना। अगर आप ग्रामेटिकली सही भाषा यूज़ कर सकते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश बोलने में। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ। अब प्रेपोजिशंस की बात करूँ तो उसमें भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो उनके टाइप सीखने से हमको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। अब वैसे तो प्रेपोजिशंस 5 टाइप के होते हैं। ट्रांजिटिव होते हैं, इनट्रांजिटिव होते हैं, कंजक्टिव, कॉम्प्लेक्स फ्रेज। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 काफ़ी है। तो हम आज इन्हीं 2 के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती। ग्रामर में अगर जाना चाहो ना तो बहुत डेप्थ में जा सकते हो, लेकिन हमें ये सोचना है कि हमें बोलते वक्त कौन से वाले प्रेपोजिशन का ध्यान रखना है। तो हम आज वही वाले सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा देती हूँ कि ट्रांजिटिव प्रेपोजिशन क्या होते हैं। तो वो ट्रांजिटिव प्रेपोजिशन उन प्रेपोजिशंस को कहते हैं कि जो एक कॉम्प्लीमेंट के बिना फंक्शन नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, ये तारीफ करने वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड है जो प्रेपोजिशन के बाद आता है। तो ये प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड ना आए ना तो ये प्रेपोजिशन का कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं अगर सिर्फ इतना कहूँ ना कि शी लिव्ड अमंगस्ट, तो कोई सेंटेंस का मतलब ही नहीं रहेगा। तो मतलब अमंगस्ट ऐसा प्रेपोजिशन है कि इसके बाद हमें कोई ना कोई वर्ड को तो डालना ही पड़ेगा। तो हमें कहना पड़ेगा शी लिव्ड अमंगस्ट द वाइल्ड फ्लावर्स, ही रैन टुवर्ड्स द हॉल। टुवर्ड्स अगर मैं बोल रही हूँ तो उसका मतलब है किसी की तरफ। तो किसकी तरफ जा रहा है वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। इसीलिए ऐसे प्रेपोजिशंस को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रेपोजिशंस। उसी तरीके से होते हैं इनट्रांजिटिव, बिल्कुल उनके उल्टे होते हैं। यानी कि इनट्रांजिटिव प्रेपोजिशन को किसी भी वर्ड की यानी कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उस पर सेंटेंस ख़त्म करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। काफ़ी सारे ट्रेडिशनल लोग हैं, ग्रामेरियंस हैं, जो कहते हैं कि इनट्रांजिटिव प्रेपोजिशंस कुछ नहीं है, एडवर्ब्स ही होते हैं और ये गलत होते हैं और इनको यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन लैंग्वेज जैसे जैसे आगे बढ़ी है बहुत सारे चेंजेस आए हैं और हम बात करते वक्त ऐसे बोलते हैं, शी लिव्ड आउटसाइड, बाहर रहती थी वो। सही तो है ग्रामेटिकली।
तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो ओवरलैप होंगे, तो आउटसाइड एडवर्ब भी है और इंट्रांजिटिव प्रेपोजिशन भी है। एडवर्ब कैसे है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि ऐसे प्रेपोजिशंस जो अगर मैं जिनसे सेंटेंस को खत्म करूं, यानी कि जिनके पीछे अगर मैं कोई और वर्ड ना डालूं तो भी सेंटेंस का मतलब समझ में आ जाएगा, उन्हें कहते हैं इंट्रांजिटिव प्रेपोजिशंस। मतलब अगर मैं बोलूं देयर इज नो वन एल्स टू हाइड बिहाइंड, कोई और है नहीं जिसके पीछे मैं छुप सकूं, तो वो सेंटेंस का मतलब पूरा पूरा समझ आ जाता है और बिहाइंड के आगे मुझे वर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये समझ लेते हैं कि प्रेपोजिशंस कौन से टाइप के रिलेशंस एक्सप्रेस करते हैं। तो रिलेशंस तो बहुत सारे एक्सप्रेस करते हैं, एक एक करके सबकी बात करूंगी, लेकिन प्रेपोजिशन मैंने आपको कहा था कि ऑन, टू, ऑफ, इन, ये सब कॉमन वाले हैं, मतलब ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। काफी सारे रिलेशंस ये एक्सप्रेस कर सके ऐसे प्रेपोजिशंस हैं, मतलब रिपीट होंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर प्लेस है तो उसमें उसको कैसे यूज करना है। तो जैसे अगर मैं प्लेस की बात करूं, प्लेस का मतलब क्या है? जगह। तो अगर मुझे किसी जगह को रिफर करना है और अगर मैं इन बोल रही हूं तो मैं उस जगह के अंदर हूं, अगर मैं एट बोल रही हूं तो मैं उस जगह पे हूं, अगर मैं ऑन कह रही हूं तो उसके ऊपर हूं, और अगर मैं इनसाइड कह रही हूं तो फिर से उसके अंदर हूं। तो अगर मैं बोलती हूँ लेट अस मीट इन दी ऑफिस, तो ऑफिस के अंदर मिलते हैं। अगर मैं बोलूँ आई एम एट दी ऑफिस, तो मैं ऑफिस पे हूं, और फिर आप ऑफिस पे आके मुझे फोन करें और आप पूछे कि कहाँ हैं आप, और मैं कहूँ आई एम इन माई केबिन। इन माई केबिन मतलब ऑफिस के अंदर जो मेरा केबिन है मैं उसके अंदर हूं। तो ये इन और एट का फर्क है। फिर मैं कहूं आई विल सी यू एट द कॉलेज, तो मैं इन जनरल कॉलेज जगह की बात कर रही हूं। अगर क्लास बोलना होगा तो इन द क्लास बोल सकती हूँ, कॉलेज में कहाँ हूं? इन द क्लास। तो ये फर्क है एट और इन का। फिर अगर मैं कहती हूँ ही लेफ्ट हिज फोन ऑन द टेबल, तो अगर ये टेबल है तो टेबल के ऊपर कुछ आता है तो हम बोलते हैं ऑन, यानी कि टेबल के सरफेस पे कुछ है तो वो उसके लिए मैं कहूंगी ऑन। और मैं बोलूँ लेट्स गो इनसाइड, तो मतलब चलिए अंदर जाते हैं, तो उसका मतलब है इनसाइड। वैसे ही अगर मुझे टाइम की बात करनी है, टाइम एक्सप्रेस करना है, तो भी मैं इन, एट और ऑन तो यूज कर ही सकती हूँ। कौन सा वाला कब यूज करना है ये समझ लेते हैं। अगर मैं सुबह शाम दिन रात की बात कर रही हूँ, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट की बात करती हूँ, तो मैं बोलूंगी इन, तो आई विल सी यू इन द इवनिंग। ओके, तो इन जो है वो ऐसे वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही अगर मुझे मंथ की बात करनी है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, दिसंबर ऐसे बोलना है, तो मैं बोलूंगी द वेडिंग इज इन दिसंबर। तो इन जो है वो मंथ के लिए यूज हो सकता है, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं पर्टिकुलर टाइम आपका 4 बजे 5 बजे, तो मैं बोलूंगी एट, लेट अस मीट एट 5 PM। वहां पे मैं इन नहीं यूज कर सकती हूँ। और अगर मैं दिनों की बात करूं तो मैं ऑन यूज कर सकती हूँ। आई डोंट वर्क ऑन संडेज, तो वहां पे मैं इन और एट नहीं यूज करूंगी। ठीक है, जब स्पेसिफिक टाइम बता रहे हो 4 बजे 5 बजे 12 बजे, तो एट यूज करो। डेज का नाम ले रहे हो तो ऑन यूज करो, और कोई दिन के टाइम की बात कर रहे हो, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, तो इन यूज करो, और मंथ के लिए भी इन को यूज कीजिए। अगर इतना आपको क्लियर है तो इसके आगे एक स्टेप बढ़ते हैं। इन जो है ना, जैसे कि मैंने बोला मंथ के लिए यूज हो सकता है, वैसे ही ईयर्स के लिए भी हो सकता है। तो इन द ईयर 2020 ऐसे बोलते हैं ना, या सीजन्स, इन समर, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। और जो ऑन है वो सिर्फ और सिर्फ यूज होता है डेज के लिए। तो सिर्फ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं, और किसी चीज के लिए नहीं करते हैं। जब टाइम की बात कर रही हूँ तब। अगर मैं एट की बात करूं तो वो किसी टाइम, जैसे दिन का कोई टाइम है, जैसे कि मैंने बोला आफ्टरनून इवनिंग नाइट, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ऑन और एट का यूज तो एकदम क्लियर है, इनका सिर्फ आपको याद रखना है, क्योंकि ऑन और एट तो एक एक चीज के लिए ही यूज हो रहा है। तो अगर आप किसी एक्सटेंडेड टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि अभी के टाइम की नहीं, आगे के टाइम की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए और प्रीपोजिशंस है हमारे पास, जैसे कि सिंस है, फॉर है, बाय है, ड्यूरिंग है, फ्रॉम टू, फ्रॉम अंटिल, और विदिन भी है। कैसे यूज करना है, जैसे कि अगर मैं बोलूं आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से मैं यहाँ रह रही हूं, तो सिंस जो है वो एक्सटेंडेड टाइम, यानी कि मेरे बचपन से लेके आज तक की मैं बात कर रही हूँ, तब मैं सिंस यूज कर रही हूँ। पहले से आज तक की बात करनी है तो सिंस यूज कीजिए। फिर अगर मुझे बोलना है आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस टास्क फॉर 2 hours, मतलब एक्सटेंडेड टाइम, मतलब अभी की नहीं, 2 घंटे की बात कर रही हूँ मैं,
पूरे 2 घंटे की बात है, इसीलिए मैंने ऑन यूज किया है। आई विल रीच देयर बाय 5 PM का मतलब है मैं 5 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगी, इसीलिए मैंने बाय यूज किया। तो बाय मतलब तक हो गया। फिर अगर कहूँ ही वर्क्स पार्ट टाइम ड्यूरिंग द समर, ड्यूरिंग द समर मतलब जो समर का पीरियड है, जो गर्मियों का पीरियड है, उस वक्त वो पार्ट टाइम काम करते हैं। तो ये हो गया एक्सटेंडेड टाइम। मैं एक स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि समर की ही, समर जिस टाइम तक चल रही है, समर की छुट्टियां हैं या समर का सीजन जब तक चल रहा है तब तक वो पार्ट टाइम काम करता है। द सीजन इज फ्रॉम जनवरी टू जून, जनवरी से शुरू होती है और जून पे खत्म होती है। तो मैं एक टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ। वैसे ही टाइम पीरियड के लिए फ्रॉम और अंटिल भी यूज होता है। दे विल स्टार्ट फ्रॉम मे एंड वॉक अंटिल जून टिल दे रीच देयर। तो मई में शुरू करेंगे और जून तक चलेंगे जब तक वो वहां पहुंच नहीं जाते। वैसे ही अगर मैं कहूँ आई विल फिनिश इट विद इन 3 years, तो मैं 3 साल के अंदर अंदर इसको खत्म कर दूंगी। तो ये मतलब है इन सारे प्रेपोजिशंस का। ये सब टाइम के लिए यूज होते हैं और प्लेस और टाइम के प्रेपोजिशंस ना काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं क्योंकि आप बार बार उसकी तरफ रिफर करते ही हैं। जैसे वो होते हैं वैसे लोकेशन के भी होते हैं। जैसे मैं किसी स्पेसिफिक लोकेशन की अगर बात कर रही हूँ तो मैं इन बोल सकती हूँ। प्लेस क्या होती है, एक पर्टिकुलर जगह होती है। लोकेशन एक एरिया हो सकता है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो सकता है, कोई कंट्री भी हो सकता है। तो लोकेशन प्लेस से थोड़ा बड़ा होता है, यही फ़र्क होता है। तो उसमें फिर से मैं इन, एट और ऑन का यूज़ करूँगी, टू का भी यूज़ करूँगी। तो किसी देश की अगर मैं बात करूँ, किसी देश में हम रह रहे हैं तो मैं बोलूँगी दे लिव इन इंडिया, इंडिया के अंदर रहते हैं, वो देश में रह रहे हैं। वैसे ही अगर मुझे किसी जगह के बारे में बात करनी है और हमें उस जगह पे जाना है तो हम टू यूज़ कर सकते हैं। लेट अस गो टू द फेयर, फेयर तक जाते हैं या फेयर पे जाते हैं। तो लेट अस गो टू द फेयर, कहाँ जाना है, फेयर पे जाना है, तब हम टू यूज़ करते हैं। कोई स्पेसिफिक जगह है तो आपको पता ही है कि एट यूज़ करना है। सो लेट्स मीट एट योर हाउस, तो आपके घर पे मिलते हैं। और कोई ऐसी चीज़ है, लोकेशन है लेकिन चीज़ की लोकेशन है, जैसे मैं बोलूँ देयर इज़ अ लॉट ऑफ डर्ट ऑन द विंडो, खिड़की पे काफ़ी सारी मिट्टी है, तब मैं ऑन यूज़ करती हूँ। अगर इतना क्लियर है तो काफ़ी टाइप के प्रेपोजिशंस आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। हाँ, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो अब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए, इसलिए जल्दी जाके वापस आओ, मैं भी आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।